गुड मॉर्निंग। पिछले 2 अध्यायों से हम लोग संगीत पारिजात ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज संगीत पारिजात के इस तीसरे भाग में हम लोग बचे हुए जो पारिजात के अध्याय हैं, जिसमें जाति अध्याय, समय अध्याय और राग अध्याय है, उन तीनों अध्यायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो संगीत पारिजात जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का जो अगला अध्याय है वह है जाति अध्याय। जाति अध्याय में हमें राग के जातियों के बारे में पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात ग्रंथ में बताया। जो जाति शब्द है वह 2 स्वरूप में हमारे संगीत में प्रयोग की जाती है। एक ताल की जाति होती है और एक राग की जाति होती है। तो पंडित अहोबल जी ने राग की जातियों के बारे में बताया। जो ताल की जातियां होती हैं वह ताल में लगने वाले मात्राओं की संख्या के आधार पर होती हैं, जो कि तिस्र, चतुस्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण 5 प्रकार की होती हैं। और जो राग में लगने वाली जातियां होती हैं वो संपूर्ण, औड़व और साड़व 3 प्रकार की मुख्य होती हैं। और राग के आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या के आधार पर जाति का निर्माण होता है। यदि राग के आरोह में 7 स्वर लग रहे हैं तो 7 स्वर के साथ वह संपूर्ण हो जाएगा। अगर राग के आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं तो वह औड़व हो जाएगा। और इस प्रकार से जो राग होगा वह संपूर्ण औड़व की श्रेणी में आएगा। तो जितने स्वर लग रहे हैं, अगर 5 स्वर लग रहे हैं तो औड़व, 6 स्वर लग रहे हैं तो साड़व और 7 स्वर लग रहे हैं तो संपूर्ण। अर्थात रागों में जितने स्वर उनके आरोह अवरोह में लग रहे हैं उनके आधार पर राग के जाति का निर्माण होगा। इसी क्रम में जातियों के बारे में बताते हुए उन्होंने रागों के सभी स्वरों के बारे में बताया। सारेगामा पधनिसा कितने स्वर लग रहे हैं। और इसी अध्याय में उन्होंने गमक के बारे में भी चर्चा की। गमक क्या होते हैं? गमक का अर्थ होता है, गम का अर्थ होता है कंपन। गम मतलब होता है चलना और कम का अर्थ होता है कंपन। अर्थात कंपन के साथ जब स्वर चलते हैं तो उस क्रिया को गमक कहते हैं। 15 प्रकार के गमकों के बारे में अन्य ग्रंथों में बताया गया है, इन्होंने भी गम के बारे में बताया। अगला अध्याय जो हमारा आता है वह समय अध्याय है। समय अध्याय में पंडित जी वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताए और इसकी 5 प्रकार की गतियों के बारे में एक्सप्लेन किया कि इनकी 5 प्रकार की गतियां होती हैं और उनके लक्षणों को बताया। और उस समय और इस अध्याय में उन्होंने राग के समय के बारे में बताया कि कौन सा राग किस समय गाना उचित है, कौन सा राग किस समय, जैसे भैरवी, भैरव, ये सारे राग प्रातःकालीन हैं। श्यामकालीन कौन है, मध्य रात्रि के कौन है, दोपहर के कौन है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा उन्होंने इस अध्याय में बताई। अगला अध्याय हमारा आता है राग अध्याय। राग अध्याय में पंडित जी लिखते हैं कि जितना भी रागों पे इन्होंने रिसर्च किया, उन रागों के आधार पे इन्होंने रागों का उल्लेख किया और कुल 125 रागों का इन्होंने अध्ययन किया हुआ था और 125 रागों के विषय में इन्होंने बताया। रागों में ये थाट का उल्लेख तो करते हैं। राग अध्याय में थाटों का उल्लेख किया करते हैं, किंतु भारत खंडे की तरह रागों का आधार थाट को नहीं बनाते हैं। उनका मानना है कि राग जो है वो थाट को पर आश्रित नहीं है, जबकि भारत खंडे जी ने जो नई आधुनिक पद्धति आई इसमें थाटों के अंतर्गत ही रागों को रखा उन्होंने। लेकिन अहोबल जी रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखते हैं। और इसी अध्याय में उन्होंने राग के अनेक लक्षणों के बारे में बताए। अनेक लक्षण जैसे आरोही, अवरोही, ग्रह, अंश, मूर्छना, ग्राम आदि के विषय में भी विस्तृत चर्चा की। इस प्रकार से कुल 8 अध्यायों को उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया और इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने संगीत को पुनः एक बार, जो कि संगीत रत्नाकर जो कि 13वीं सदी में लिखा गया था,
और संगीत पारिजात जो कि 16वीं-17वीं सदी की मध्य लिखा गया। ये जो बीच का 400-500 सालों का जो गैप था, इसमें संगीत अपने मूल बिंदु से जहाँ हट रहा था, उन्हें फिर से एक जगह एकाग्रचित करने का, एक जगह केंद्रित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। उस प्रयास में वो सफल भी रहे और इन्हीं सब दृष्टिकोणों के आधार पे हम कह सकते हैं कि संगीत में यह ग्रंथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि संगीत पारिजात के नाम से जाना जाता है और जिसके रचयिता पंडित अहोबल जी हैं। तो यह हमारा आज 3 भागों में संगीत पारिजात ग्रंथ पूर्ण होता है। इससे जुड़ा कोई भी संशय हो, इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में हो, आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछें ताकि उस समस्या को दूर करने का हम प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।